नमस्कार दोस्तों, मैं शेखर श्रीवास्तव बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एग्जामनाथ पे। जैसा आप सभी जानते हैं, मैंने आपसे वादा किया है कि एग्जामनाथ YouTube चैनल के माध्यम से इंटरमीडिएट अंग्रेजी के लिए 2 मार्च तक, जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता है तब तक आप लोगों को अनवरत वीडियो मिलेगी। और वो वीडियो आपके क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड होगी और ग्रामर से रिलेटेड होने वाली है। ये जो आज टॉपिक है वो ग्रामर से रिलेटेड मैं लेके आया हूं और ग्रामर में आज आप लोगों को ट्रांसलेशन के बारे में बताऊंगा। जी हां, ट्रांसलेशन के बारे में आज ये वीडियो होने वाली है। तो मैं वीडियो को शुरू करूं उससे पहले 2 लाइन आप लोगों के लिए कहना चाहूंगा कि देखिए, ध्यान रखिएगा, जिंदगी मौके कम देती है, धोखे ज्यादा देती है। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, हमेशा सही समय पे निर्णय लीजिए और यही समय है, सही समय है, बिल्कुल यही समय है, सही समय है। ध्यान रखिएगा, बहुत दिन नहीं बचे हैं। आज 22 फरवरी है और 2 मार्च को पेपर है। 29 का ही यह महीना है, बहुत ही कम समय आपके पास है। चलिए आज सीखते हैं ट्रांसलेशन। और प्लीज आप सभी से यह मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप मत करिएगा, क्योंकि अगर आपने स्किप किया तो आप बहुत कुछ गंवाने वाले हैं। क्योंकि ट्रांसलेशन का आज पोस्टमार्टम करूंगा। कक्षा 5 का भी अगर बच्चा है तो चैलेंज के साथ कह रहा हूं कि आज से उसको ट्रांसलेशन कभी भय के रूप में नहीं लगेगा। बहुत सारे लड़कों की पीड़ा होती है, ट्रांसलेशन क्या है, कैसे करें, बड़ा मुश्किल काम होता है। बट आज जो समझाऊंगा ये निश्चित तौर पे आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहां पे आज टॉपिक आज जो हमारा है वह है ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन होता क्या है? सबसे पहले तो एट फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज ट्रांसलेशन। तो जो ट्रांसलेशन होता है उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? अनुवाद। अब यहां पे अनुवाद जान गए, बट अनुवाद क्या होता है? तो अनुवाद क्या होता है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, किसी भी एक भाषा को दूसरी भाषा में परिवर्तित कर देना क्या कहलाता है? बिल्कुल बताइए, आप सभी कमेंट बॉक्स में उत्तर दे सकते हैं। क्या होता है? ट्रांसलेशन होता है। मींस एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में चेंज कर देना। जरूरी नहीं है कि हिंदी से अंग्रेजी ही किया जाए या अंग्रेजी से हिंदी को ही ट्रांसलेशन बोलते हैं। आप किसी भी लैंग्वेज को, अब लैंग्वेज क्या है? जिसको बोला जा सकता है। जैसे हिंदी बोली जा सकती है, अंग्रेजी बोला जा सकता है, संस्कृत बिल्कुल बोली जा सकती है, अरबी, फारसी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, गुजराती, मलयालम, सिंधी, सारी चीजें क्या है? ये एक लैंग्वेज है, क्योंकि इससे अपनी चीज को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं इस लैंग्वेज के माध्यम से। तो किसी भी एक लैंग्वेज को, हो सकता है अरबी से हम फारसी में कर रहे हैं, दैट इज द ट्रांसलेशन। क्यों? क्योंकि अरबी से फारसी में उसको चेंज कर दिया गया, लैंग्वेज चेंज कर दी गई। तो सबसे समझ में आया कि ट्रांसलेशन क्या होता है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? अनुवाद बोलते हैं। ध्यान रखिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम सीखते हैं ट्रांसलेशन। और ट्रांसलेशन में सीखने से पहले हमको सीखना पड़ेगा टेंस क्या होता है, फिर हम टेंस का एक एक करके पूरी तरीके से टेंस। अब यहां पे सबसे पहले हम जान लेते हैं कि टेंस के कितने प्रकार होते हैं। तो टेंस कितने प्रकार के होते हैं? टेंस 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है हमारा प्रेजेंट टेंस। कौन सा होता है? प्रेजेंट टेंस। दूसरा होता है हमारा पास्ट टेंस और हमारा तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। अब ध्यान रखिएगा, जो हमारे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस होते हैं इनके भी भाग हैं। प्रेजेंट टेंस को भी 4 भागों में बांटा गया है, ऐसे पास्ट टेंस को भी 4 भागों में बांटा गया और फ्यूचर टेंस को भी 4 भागों में बांटा गया। देखिए टोटल 12 नियम इसका मतलब तैयार हो गए। टेंस के 3 भाग, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस के 4, पास्ट के 4 और फ्यूचर के 4। तो टोटल कितने हो जाते हैं? 4 × 3 = 12 हो जाते हैं। चलिए हम देख लेते हैं जो हमारा प्रेजेंट टेंस होता है। ध्यान दीजिएगा, जो हमारा प्रेजेंट टेंस होता है, प्रेजेंट टेंस। अब देखिए प्रेजेंट टेंस का मैंने बताया कि 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं यहां पर हम इसको लिख लेते हैं। तो हमारा पहला होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। पहला हमारा क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इंडेफिनिट की स्पेलिंग देख लीजिएगा। दूसरा हमारा है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। और इसके बाद तीसरा हमारा कौन सा होता है? तो हमारा तीसरा होता है
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और चौथा हमारा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब देखिए यहां पे एक फैक्चुअल चीज और बताना चाहूंगा आपको। देखिए जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ठीक है, और जो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है इसका एक और नाम होता है। ध्यान रखिएगा, यूपीटीईटी 2017 में इसी टाइप के प्रश्न को पूछा गया था और बहुत सारे कैंडिडेट्स इसमें कंफ्यूज हुए थे मेरे प्यारे दोस्तों। कंफ्यूज क्या हुआ था, एक सेंटेंस लिख दिया गया था और कहा गया था कि फ्यूचर इम्परफेक्ट सेंटेंस कौन सा है। तो यहां पे ध्यान रखिएगा कि जो कंटीन्यूअस वर्ड है, जी हाँ, ये जो कंटीन्यूअस वर्ड है इसे हम और किस नाम से जानते हैं, इसे हम इम्परफेक्ट के नाम से भी जानते हैं। किसको? कंटीन्यूअस को। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को हम प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस भी कह सकते हैं। समझ में आया? कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है ना आप लोगों को प्यारे दोस्तों? चलिए एक और इसका नाम होता है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस को इम्परफेक्ट तो बोलते ही बोलते हैं, इसको एक और नाम जानते हैं और उसका नाम है प्रोग्रेसिव। क्या है? प्रोग्रेसिव। कितने कैंडिडेट्स इसको जानते थे? अगर नहीं जानते थे यस या नो में आप सभी रिप्लाई कर सकते हैं बिल्कुल। और वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज आप चैनल को क्या करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो बेल आइकन की घंटी को दबाना मत भूलिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के भी शेयर करिए। चलिए तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को दो भागों में हमने बताया कि दो और नामों से जानते हैं, इम्परफेक्ट के नाम से और प्रोग्रेसिव के नाम से भी जानते हैं। ठीक इसी तरीके से अगर हमने प्रेजेंट टेंस की चार बताया, ऐसे हमारे पास्ट टेंस के भी चार भाग होते हैं। पहला होता है प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट, फिर हो जाएगा पास्ट कंटीन्यूअस, फिर हो जाएगा पास्ट परफेक्ट और हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। ऐसे फ्यूचर में हमारे चार हो जाएंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो इस तरीके से टोटल 12 यहां पे हमारे टेंस बनके तैयार हो गए जिसको आज हमें पढ़ना है और पूरे टेंस को आज ही समाप्त करना है एक ही वीडियो में। थोड़ी लंबी वीडियो हो सकती है बट आप अगर इसको पूरा देख लिए तो आज से आपका जो भय है ट्रांसलेशन के प्रति वो समाप्त होने वाला है। तो चलिए देखते हैं इसको हम। नेक्स्ट पेज अब हम ले लेते हैं। नेक्स्ट पेज पे हम आ गए हैं। अब हमने बताया कि सबसे पहला हमारा टेंस कौन सा आया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा ऐसे हमारा आगे एक एक चलेगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को आज हम पहले क्या करते हैं, पढ़ने का प्रयास करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है वो कितने प्रकार के, इसकी पहचान क्या होती है? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो पहचान होती है, ध्यान रखिएगा, इसकी कोई प्रकार नहीं होता, इसका कोई भाग नहीं होता, लेकिन इसकी जो पहचान होती है। अब देखिए पहचान किस लिए आवश्यक है, जैसे भगवान ना करे कि कभी कोई बीमार पड़े, लेकिन कभी कोई अगर बीमार पड़ता है ना दोस्तों तो आप किसके पास जाते हैं? निश्चित तौर पे आप चिकित्सक के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते होंगे। जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो क्या पहुंचते पहुंचते वो आपको दवा दे देते हैं? क्या नहीं देते हैं ना। क्या करते हैं? सबसे पहले वो आपकी पहचान करते हैं। आपकी पहचान का मतलब आप कौन है इसकी पहचान नहीं करते हैं, वो आपकी डिजीज को खोजते हैं कि आपको आखिर कौन सा रोग हुआ है। जैसे अगर आप बुखार की बात करें तो बुखार तो आपको डेंगू में भी होता है, अगर हम बुखार की बात करें तो बुखार तो आपको मलेरिया में भी होता है, अगर हम बुखार की बात करें तो चिकनगुनिया में भी होता है। अब देखिए अगर जाड़ा लगा और फिर बुखार आया तो डॉक्टर जान गया कि अरे अच्छा क्या हुआ इसका सिम्टम क्या है कि ठंडी लग करके बुखार आया तो मलेरिया वाला बुखार होगा, तब वो मलेरिया की दवा आपको वो चिकित्सक देता है। ठीक इसी प्रकार से अंग्रेजी में भी अगर आप ट्रांसलेशन पढ़ रहे हैं तो आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना होगा कि आखिर ये जो सेंटेंस लिखा है वो किस टेंस का है और किस टेंस का है, तो उस टेंस के किस भाग का है। हमारे टेंस तो 3 ही प्रकार के, उसके 4-4 भाग हैं, तो उसको आपको पहचान करना चाहिए। क्योंकि अगर सिम्टम ही नहीं पता होगा तो आप दवा नहीं दे पाएंगे, आप फिर सही सेंटेंस का जो है निर्माण नहीं कर पाएंगे, आप ट्रांसलेट नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको तो पहचान करना ही नहीं आता है। तो चलिए, अगर पेट दर्द हो रहा है और सिर दर्द की दवा अगर डॉक्टर दे तो क्या आप अच्छे हो जाएंगे?
नहीं हो पाएंगे। इसी प्रकार से ट्रांसलेशन में भी है कि जब तक आप पहचान करना सीखिए। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है इसकी पहचान क्या होती है, तो ध्यान रखिएगा, क्रिया के अंत में क्या चीज, क्रिया के अंत में ता है ती है, क्रिया के अंत में ता है ती है और ते हैं जैसे शब्द आते हैं। ध्यान रखिएगा, क्रिया के अंत में, बार बार मैंने बहुत इस पे फोर्स किया है, क्रिया के अंत में। अगर वर्ब के लास्ट में ता है ती है ते है शब्द आता है तो क्या कहलाता है वो, तब वो कहलाता है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। लेकिन शर्त एक ध्यान रखिएगा, क्रिया के अंत में ही होना चाहिए। अगर क्रिया के अंत में ता है ती है ते है नहीं है तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस कहा जाएगा और उसको हम इज आर एम के रूप में बनाते हैं। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कह दिया जाए वह किताब पढ़ता है, वह किताब पढ़ता है। अब ध्यान रखिएगा, देखिए वह किताब पढ़ता है, तो पढ़ना एक प्रकार का क्या है, पढ़ना एक प्रकार की क्रिया है और उस क्रिया के अंत में देखिए ता है, आया कि नहीं आया है, आया है। तो इस प्रकार से ये सेंटेंस किसका हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनिट का हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि क्रिया के अंत में ता है ती है ते है आज पाया गया है। अब देखिए एक एग्जांपल मैं और ले लेता हूं। जैसे भी कह दिया जाए आकाश नीला होता है, आकाश नीला होता है, आकाश नीला होता है। अब देखिए ता है तो इसमें भी आया है, तो क्या ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, नहीं है दोस्तों। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें क्रिया नहीं पाई गई और जब तक क्रिया नहीं होगी तब तक वो किसी टेंस का वाक्य नहीं होगा। इस बात को नोट कर लीजिएगा, जब तक क्रिया नहीं तब तक टेंस का वो वाक्य नहीं होगा। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने बताया कि क्रिया के अंत में ता है ती है ते है जब पाया जाएगा तभी वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। तो यहां पे जो हमने आकाश नीला होता है लिखा, ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का नहीं होगा क्योंकि वर्ब नहीं है। और पहला सेंटेंस इसमें वह किताब पढ़ता है, ये होगा क्यों, क्योंकि इसमें वर्ब पाया गया और वर्ब के साथ साथ ता है ती है ते है भी आपको पाया गया है। क्लियर है कॉन्सेप्ट, बिल्कुल क्लियर होगा। तो चलिए अब हम इसको बनाने का प्रयास करते हैं कि कैसे हम इसको बनाते हैं। इसको हम रब कर देते हैं। ये हमारा जो सेंटेंस दिखा है वह किताब पढ़ता है, इसको हम कैसे बनाएंगे। तो भाई कहीं अगर आपको जाना होता है ना तो आप सबसे पहले रूट क्लियर करते हैं। अगर हमें कहीं जाना है तो हम सबसे पहले रास्ता क्लियर करेंगे ना कि किस रास्ते को पकड़ करके जाना है। सपोज दैट मुझे जाना है, ये दिशा जो है हमारा राइट हैंड जो है ये दिल्ली की ओर जाता है और जो हमारा लेफ्ट हैंड है सपोज दैट ये लखनऊ की ओर जाता है। अब मुझे जाना लखनऊ है और मैं अपने राइट हैंड की दिशा में चल दूं तो क्या शाम तक अपनी मंजिल को प्राप्त कर लूंगा, नहीं प्राप्त कर पाऊंगा। क्यों, क्योंकि हम सही दिशा में नहीं चले हैं। तो सबसे पहले हम यहां पर भी सीख लेते हैं कि हम कैसे चलेंगे, हमारा रास्ता क्या होगा, हम किस किस स्टेप को बढ़ करके आगे करने वाले हैं। तो हमारा जो स्ट्रक्चर बनने वाला है वह देखते हैं क्या होगा। हमारा स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले आप लिखते हैं सेंटेंस में सब्जेक्ट। क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट आपको सबसे पहले लिखना होता है और सब्जेक्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं, कर्ता बोला जाता है। क्या बोलते हैं, कर्ता। दूसरे नंबर पे हमें क्या लिखना होगा, दूसरे नंबर पे हमें लिखना होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। और इसी में हमें ऐड करना होता है क्या चीज, यस या ईएस। और फिर लिखना होता है ऑब्जेक्ट। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और फिर यस या ईएस उसी में ऐड करेंगे और फिर हमको लिखना होता है ऑब्जेक्ट। ये तब सूत्र लगेगा जब हमारा सब्जेक्ट क्या होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा। अर्थात एक वचन अगर करता है तो क्या होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लगेगा। और अगर हमारा सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, मतलब बहुवचन करता है, तो हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो लिखेंगे लेकिन उसमें यस या ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे। ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए एक चीज यहां पे मैं और आपको क्लियर करूं कि जो वर्ब है, ध्यान दीजिएगा, जो ये वर्ब है इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, तो इसको हिंदी में बोला जाता है क्रिया। और ऑब्जेक्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम कर्म। अब जिसको ये कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है कि आखिर कर्ता क्रिया कर्म क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो चलिए हम उसको भी क्लियर कर देते हैं। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट हमारा क्या होता है। देखिए तीन शब्द हैं, कौन कौन से, सब्जेक्ट, दूसरा क्या है वर्ब और तीसरा हमारा शब्द है ऑब्जेक्ट। क्योंकि पूरा ट्रांसलेशन समझ लीजिए, पूरी छत जो है इन्हीं तीन पिलरों पे खड़ी हुई है, इन्हीं थ्री पिलर्स पे खड़ी हुई है, यही हमारे खंभे हैं।
और अगर ये खंभा ही हम अगर नहीं जान पाएंगे, अगर इसी का निर्माण करना नहीं जान पाए, तो फिर हम छत कभी नहीं डाल पाएंगे, हमारा कभी सेंटेंस क्रिएट नहीं कर पाएंगे। तो सब्जेक्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको बोला जाता है कर्ता। वर्ब को हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम क्रिया। और ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम कर्म। कर्ता, क्रिया और कर्म, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब देखिए जो सब्जेक्ट होता है, हम सेंटेंस में कैसे पहचाने? सबसे बड़ी समस्या छात्रों के समक्ष जो होती है वह यह होती है कि सब्जेक्ट को हम पहचाने कैसे, वर्ब को पहचाने कैसे, ऑब्जेक्ट को पहचाने कैसे। और अगर ये चीज बच्चे को आ जाए, स्टूडेंट को आ जाए, तो समस्या सॉल्व हो जाती है। मैं बताता हूं बहुत इजी तरीका, इतना आसान है, इतना आसान है कि आप आज के बाद अगर भूलने का भी प्रयास करेंगे, भूल नहीं पाएंगे। आप अगर सो भी रहे होंगे और कोई छोटा भाई या छोटे बहन अगर आपसे आकर के पूछेगी, तो आप सोते समय भी सही उत्तर देंगे। ये मैं एग्जामनाथ यूट्यूब चैनल के माध्यम से, ये शेखर का दावा है। देखते हैं। देखिए कर्ता, ठीक है, सब्जेक्ट को हिंदी में कर्ता बोलते हैं, ऐसे लिखा जाता है, बट हम इसको थोड़ी देर के लिए कर्ता ऐसे लिख लें। देखिए जो काम को करता है, ध्यान दीजिएगा फिर से, जो काम को करता है वही क्या कहलाता है? वही कर्ता कहलाता है। जो काम को करता है, जैसे हमने कहा शेखर अंग्रेजी पढ़ाता है, कौन पढ़ाता है? शेखर पढ़ाता है। तो जो करता है काम को वही क्या होता है? कर्ता होता है। जो करता है वही क्या होता है? करता है। बिल्कुल इजी है, समझ में आया ना? बिल्कुल समझ में आएगा। बहुत ही फनी ट्रिक के माध्यम से आज मैं आपको बताने वाला हूं। जो काम को करता है वही कर्ता होता है, उसी को हम सब्जेक्ट को अंग्रेजी में बोल देते हैं। क्लियर है कॉन्सेप्ट? बिल्कुल। जैसे हमने कहा बकरी घास चरती है, तो चरने का काम किसने किया? बकरी ने किया। तो जो काम को करता है दैट इज कर्ता, दैट इज सब्जेक्ट। कॉन्सेप्ट क्लियर है? बहुत आसान है। दूसरा वर्ड है क्रिया। अरे क्रिया को थोड़ा सा हम क्या करते हैं, जो नीचे रा लगा हुआ है, इस रा को हम क्या कर देते हैं? हटा देते हैं और ऐसे कर देते हैं किया। हम अगर इसमें रा लगा देते तो ये क्रिया हो जाता है, बट हम इसको क्या कर रहे हैं? थोड़ी देर के लिए हम इसको यहां पे हटा रहे हैं, इसको हमने क्या समझ लिया? किया लिखा है। तो जो कर्ता ने किया वही क्रिया, जो किया वही क्रिया, जो करता है वही करता है। नहीं समझ में आया? बिल्कुल समझ में आना चाहिए। जैसे सेंटेंस अभी मैंने पहला बोला था कि शेखर अंग्रेजी पढ़ाता है, शेखर अंग्रेजी पढ़ाता है। अब ध्यान दीजिएगा, कौन किया, कौन करता है काम को? तो काम को करने वाला शेखर है, तो शेखर तो सब्जेक्ट हो गया। अब शेखर ने क्या किया? अरे क्या किया बताइए, फटाफट कमेंट बॉक्स में उत्तर दे सकते हैं आप सभी। क्या किया? अरे पढ़ाने का काम किया, तो पढ़ाना क्या हो गया? क्रिया हो गया। जो किया वही क्रिया, जो किया वही क्रिया, जो करता है वही करता है। बहुत आसान तरीका है। अब तीसरा वर्ड आया कर्म। तो कर्म जानते हैं क्या है? देखिए जो सब्जेक्ट और वर्ब से बचे वही आपका कर्म है, वही आपका ऑब्जेक्ट हो गया। कॉन्सेप्ट क्लियर है? तीनों चीजें क्लियर हो गई ना? जो काम को करता है वो करता है, जो किया वही क्रिया, और जो कुछ बचा वही क्या है? वही कर्म है, वही ऑब्जेक्ट है। तो चलिए आते हैं अपने प्रीवियस पेज पे। हमने बताया था सबसे पहले लिखते हैं सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसमें यस या यस ऐड करेंगे अगर सब्जेक्ट एक वचन होगा। अब देखिए बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे भी हो सकते हैं जिनको एक वचन बहुवचन भी ना पता हो। बहुत ही, ये समझ लीजिए जीरो टू हीरो लेके जाने वाला हूं, जीरो से आपको हीरो बनाने वाला हूं इसी वीडियो में। इसी वीडियो में आप हीरो बनेंगे जीरो से। कोई कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं है, इस एक वीडियो के माध्यम से पूरा टेंस आज क्या होने वाला है? खत्म होने वाला है। अंग्रेजी को हवा ना बनाइए, क्योंकि अगर हवा बना दिया ना तो दिक्कत होने वाली है। कुछ नहीं है अंग्रेजी, अंग्रेजी को तो हम अपने हिसाब से पढ़ाएंगे और आपको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। देखिए एक वचन क्या होता है और एक वचन में कौन कौन से प्रोनाउन हमारे होते हैं। मतलब एक वचन को हिंदी में क्या बोलते हैं? सिंगुलर। क्या बोलते हैं? सिंगुलर। इसमें हमारा ही, सी, इट, दिस, दैट, ये सभी हमारे प्रोनाउंस क्या है? या एक वचन में माने जाते हैं। किसमें? एक वचन, सिंगुलर है ये। और अगर हम बहुवचन की बात करते हैं, किसकी? अगर हम बहुवचन की बात करें तो बहुवचन में इसको अंग्रेजी में हम क्या बोलते हैं? इसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं प्लूरल। और इसमें हमारा वी, यू, दे, ये सभी हमारे प्लूरल हैं।
और आई हमारा कभी सिंगुलर कभी प्लूरल। मतलब अगर हम बात करें प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आई जो है प्लूरल माना जाता है, बट अगर पास्ट कंटिन्यूअस में जाएंगे तो उसको वहां पे सिंगुलर की तरह ट्रीट करते हैं। तो ध्यान रखिएगा आई हमारा थोड़ा सा चेंजेबल रहेगा। हम पास्ट कंटिन्यूअस में जाएंगे तो आई वॉज लिखते हैं, बट अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें तो आई हैव लिखते हैं। तो देखिए ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा, आई चेंजेबल है, कभी सिंगुलर कभी प्लूरल। बट हमारा जो ये हमारे प्रोनाउंस है ही सी इट दिस दैट, ये हमेशा एक वचन के रूप में यूज होगा। वी यू दे हमेशा प्लूरल मतलब बहुवचन के रूप में यूज होगा। और एक नाम अगर आया जैसे मोहन आ गया तो मोहन एक वचन है, बट मोहन और सोहन दो हो गया तो बहुवचन हो जाएगा। ये भी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहां पे सर ने लिखा है वह किताब पढ़ता है, तो वह की अंग्रेजी क्या होगी? वह की अंग्रेजी यहां पे हो गई ही। अब ही एक वचन है कि बहुवचन है? तो ही जो है हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक वचन है। तो सूत्र नंबर 1 लगेगा कि सूत्र नंबर दूसरा लगने वाला है? आप सभी बताइए कौन सा सूत्र लगेगा? सूत्र नंबर फर्स्ट लगने वाला है। क्यों फर्स्ट लगेगा? इसलिए फर्स्ट लगेगा क्योंकि हमारा ये सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट का जो हमारा सूत्र है वो पहले नंबर पे लिखा है। तो सबसे पहले लिखना है सब्जेक्ट। वह किताब पढ़ता है, सब्जेक्ट मतलब करता, जो करता है वही करता होता है। तो पढ़ने का काम कौन किया है? वह ने किया है। और वह को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ही बोलते हैं। अब उसके बाद क्या है? उसके बाद हमें लिखना है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो यहां पे वर्ब क्या है? वर्ब क्या है यहां पे हमारा? इसके बाद बताइए आप सभी, वर्ब हमारा यहां पे क्या है? तो वर्ब हमारा यहां पे पढ़ना, और पढ़ने को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? रीड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रीड। ध्यान रखिएगा जो रीड के फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म होते हैं वो तीनों समान है। रीड, रेड, रेड, बिल्कुल। हाँ, प्रोनाउंस थोड़ा सा चेंज है। READ, READ और READ, तीनों का जो प्रोनाउंस होता है, उच्चारण जो होता है वो होता है रीड, रेड, रेड, बट स्पेलिंग तीनों की सेम होती है। अगर फर्स्ट फॉर्म है तो रीड पढ़ते हैं, सेकंड फॉर्म है तो इसी को हम रेड पढ़ते हैं, और थर्ड फॉर्म की बात करें तो भी रेड पढ़ते हैं। रीड, रेड, रेड, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, मतलब प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म और प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। ध्यान रखिएगा इस चीज को। तो यहां पे हमारा सब्जेक्ट हो गया और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया, रीड हो गया इसका मतलब। अब इसमें क्या ऐड करना था? यस या ईएस ऐड करना है। क्या ऐड करना है? यस या ईएस आपको ऐड करना है। किसमें? किसमें ऐड करना है आपको? वर्ब में। तो यहां पे यस या ऐड करें कि ईएस? बहुत सारी जगहों पे आपने पढ़ा होगा, और दावे के साथ कह रहा हूं कि सिर्फ 5% बच्चे ऐसे होंगे जिनको ये पता होगा कि कहां पे यस यूज करते हैं और कहां पे ईएस यूज करते हैं। केवल आपको यह बता दिया जाता है कि बस क्या लिखना है, यस या यस लगा दीजिए, काम खत्म हो जाएगा। अरे ठीक है, यस या यस तो लगा देंगे, लेकिन कहां यस लगाएं और कहां ईएस लगाएं, तो यहां पे ध्यान रखना होगा आपको। अगर देखिए, मैं एक नेक्स्ट पेज ले लेता हूं, ध्यान रखिएगा। अगर आपका यस, डबल एस, SH, CH, O और X, अगर ये लेटर्स आपको वर्ब के लास्ट में मिलते हैं, फिर से एक बार बोल रहा हूं, S, डबल एस, SH, CH, O और X अगर लास्ट में मिलते हैं तो आप क्या करेंगे? आप वहां पर ES का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? तो आप ES लगाएंगे। बिल्कुल आप एग्जाम्पल मांगेंगे, मुझे पहले से ही पता है कि आप इस पर क्या करने वाले हैं, आप इस पर कहीं ना कहीं तुरंत प्रश्न करेंगे। तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे गो के लास्ट में क्या आया? ई लेटर आया ना। अगर ई आएगा तो यस लगेगा कि ईएस लगेगा? क्या लगेगा? ईएस लगेगा। भाई मैंने बोला तो अभी आपको कि ओ आया, क्या लगेगा? ईएस लगेगा। आप सभी जानते हैं गोस की स्पेलिंग GOES होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, S, डबल एस, SH, CH, O और X। याद नहीं हो रहा होगा ना? अरे शेखर किस चीज का नाम है? अगर मैं हूं तो यही याद कराऊंगा। बिल्कुल याद करवाने वाला हूं, तो रुको जरा, बताने वाला हूं आपको। देखिए मेरा नाम क्या है, आप सभी अवगत होंगे, शेखर श्रीवास्तव। चलिए एक फनी ट्रिक बना देते हैं, क्योंकि हम थोड़ा सा क्या है, ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि ये लेटर्स आप भूल ही नहीं सकते। मेरा नाम क्या है आप सभी जानते होंगे, शेखर श्रीवास्तव। मैंने नीचे अपना नाम लिख भी दिया है।
पहली स्पेलिंग क्या है? शेखर। जो आपको पढ़ा रहा है उसके नाम की जो पहली स्पेलिंग है, जो पहला लेटर है, उसको ध्यान रखिएगा तो ईएस लगेगा। आप कहेंगे यस एस को कैसे याद रखेंगे? अरे भाई कुछ नहीं, फर्स्ट एस, और यहां पे भी श्रीवास्तव में भी पहला लेटर क्या है? यस। तो यस यस। अब जो आपके अंग्रेजी के टीचर है जिससे आप ट्रांसलेशन आज पढ़ रहे हैं, उसके जो है नाम में क्या पहला लेटर और जो सरनेम है उसका फर्स्ट लेटर, दोनों को मिला लेते हैं तो क्या हो जाएगा? एस एस याद हो जाएगा। अब कहेंगे तो भाई सर अरे यस यच कैसे याद होगा? अरे कुछ नहीं, तरीका मैं बता रहा हूं। स्पेलिंग शेखर की क्या है? शेखर की स्पेलिंग है यस यच। अब ध्यान रखिएगा, एस तो हो गया, एस एस भी हो गया, और शेखर फिर से एस एच आ गया, आपको यह भी ध्यान रहेगा। आप कहेंगे अच्छा चलो ठीक है, एस 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 हो गया, एस एस हो गया, एस एच हो गया, सी एच पे क्या करेंगे आप? तो फिर से कह रहा हूं रुको जरा, सी एच क्या होगा? अरे जैसे आप व्हाट्सएप पे टाइप करते होंगे, क्या कर रहे हैं आप? तो कहते हैं चाय बना रहे हैं, बहुत तेजी में उंगली, आजकल के तो युवा पीढ़ी है बहुत तेजी में, छोटे बच्चे तो उनसे भी फास्ट है, बहुत तेजी में चलती है चाय। तो चाय कैसे लिखते हैं? सी एच ए वाई। तो चा सी एच से क्या बना? चाय बना ना। बहुत सारे आजकल जानते हो क्या बोलते हैं? चाचा। जैसे पहले क्या होता था? चाचा जी बोला जाता था, फिर चाचा, चच्चा, चा। आजकल तो क्या होने लगा? चा पे ही चच्चा का काम हो रहा है, चा से ही। अब देखिए शेखर, शेखर श्रीवास्तव, शेखर चा जो है वो एक में अगर इसको मिला दिया जाए तो क्या हो जाएगा? अरे आपको डिक्शनरी तक जाने की जरूरत नहीं, सभी जानते हैं ऑक्स माने बैल होता है। तो शेखर, शेखर श्रीवास्तव, शेखर चाचा कहां है? अरे बैल है, और क्या है? तो देखिए आपको याद हो गया होगा, याद हो गया ना? बिल्कुल याद हो गया। अरे मैंने स्वयं को गाली दी है, बिल्कुल बुरा मानने की कोई जरूरत नहीं। हम जानते हैं आप सभी मुझे बहुत प्रेम देते हैं, बहुत प्रेम करते हैं, बट मैंने केवल आपको बताने के लिए ये ट्रिक जो है बताई है, जिससे आप चुटकियों में, हंसी हंसी में इस चीज को सीख लें। समझ में आ गया ना? अब नहीं भूलेंगे आप कहां पे यस और कहां पे ईएस का प्रयोग करते हैं। तो चलिए अपने प्रीवियस वाले पेज पे हम फिर से आते हैं और देखते हैं इसको कैसे बनाएं। तो ही हो गया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब हो गया, और वर्ब में यस ही लगेगा, क्योंकि यहाँ पे एस, डबल एस, एस एच, सी एच, ओ या एक्स कुछ भी नहीं आया है तो यस ही लगेगा। और फिर हमारा क्या होगा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? तो देखिए सब्जेक्ट का काम खत्म, वर्ब का काम खत्म, बच्चा क्या? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की अंग्रेजी यहाँ पे क्या हो जाएगी? किताब की अंग्रेजी क्या होती है भाई? बुक होती है। ही रीड्स ए बुक। देखिए कितनी आसानी से सेंटेंस मेरा बन चुका है। कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कहा जाए मैं पत्र लिखता हूं, मैं पत्र लिखता हूं। अब ध्यान दीजिएगा, मैं पत्र लिखता हूं, सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? आई। प्रेजेंट इंडेफिनिट में आई को प्लूरल माना जाता है। अब प्लूरल माना, इसका मतलब यस, ये यस लगेगा कि नहीं लगेगा? नहीं लगेगा भाई। आप सोच रहे होंगे सर इसकी भी कोई ट्रिक बता देते तो मजा ही आ जाता, कि सर याद नहीं हो रहा है कि एक वचन के साथ लगेगा या बहुवचन के साथ लगेगा, या किसके साथ लगेगा किसके साथ नहीं लगेगा। आप एक बात बताओ, थोड़ी देर के लिए ना एस या ईएस को चावल मानो, क्या मानो? मैगी मान लेते हैं। चलो चावल नहीं अच्छा लगता होगा आप लोगों को, मैगी। अरे 2 मिनट में जो तैयार होती है, नूडल्स, बिल्कुल खाते होंगे आप सभी। एस या ईएस को क्या मान लेते हैं? मैगी मान लेते हैं। अब देखिए यहां पे हमने बोला एस या ईएस को हम मैगी माने हैं। अगर आपको एक रोटी दी गई है और वचन को मानिए, आप लोग जानते हैं क्या? रोटी। क्या मानिए? रोटी। आपको अगर एक रोटी दी गई है तो क्या और मैगी की आवश्यकता है कि नहीं है? शायद आप कहेंगे अगर एक ही रोटी खाएं तो हाँ सर बिल्कुल, भूख तो अभी बाकी रह गई है ना, तो थोड़ी सी हमको मैगी की आवश्यकता पड़ेगी। मतलब एक अगर रोटी है तो मैगी की आवश्यकता पड़ेगी, मतलब यस या यस की आवश्यकता पड़ेगी। और अगर हम बहुवचन की बात करते हैं, बहुवचन, बहु मतलब बहुत और वचन माने रोटी, आपको पहले 25 रोटी खिला दी गई है, अब मैगी चाहेंगे आपका? अरे बिल्कुल नहीं देने वाले हैं आपको। पहले से 25 रोटी खा के बैठे हैं, अब मैगी खाएंगे का? बिल्कुल नहीं देने वाले। हाँ एक को दे देंगे, वो बेचारा भूखा रह गया है, उसको एक रोटी की जगह पे क्या करें? नई रोटी है तो मैगी से ही काम चला देते हैं। बट आप पहले से 25 रोटी खा के एकदम बिल्कुल होके बैठे हुए हैं ना, नहीं मिलने वाला है आपको। बिल्कुल मैं आपको हंसा हंसा के पढ़ा रहा हूं, इसलिए पढ़ा रहा हूं आपको बिल्कुल दिमाग ना लगाना पड़े, तुरंत लगाओ तुरंत आराम, जैसे झंडू बाम। बिल्कुल। चलिए तो यहां पे हमने बता दिया कि आपको एक वचन
पे मतलब एक रोटी खाया है तो लगेगा, बहुवचन है बहुत रोटी खा लिया है उसको मैगी नहीं देने वाला हूं, मतलब यस यस नहीं लगाने वाला हूं। तो आई मेरा क्या है, बहुवचन। लगेगा नहीं लगेगा, फटाफट कमेंट बॉक्स में उत्तर दिया करिए भाई। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए जिससे वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सके, क्योंकि स्वार्थ बहुत गलत बात है। आप अगर स्वार्थी है ना तो बहुत गलत बात है। इस वीडियो से सिर्फ लाभ आप ही नहीं उठाएंगे, आपका दोस्त भी उठा ले तो क्या दिक्कत है भाई। दोस्त कहते हैं तो उसकी थोड़ी हेल्प करिए, वीडियो शेयर करिए जिससे वो भी लाभ उठाए। तो मैं पत्र लिखता हूं, सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है आई, फिर क्या हो जाएगा वर्ब, वर्ब क्या है, वर्ब यहां पे लिखने का काम किया गया है और इसकी अंग्रेजी क्या होती है राइट। यस यस जोड़े नहीं जोड़ेंगे क्योंकि बहुवचन है। फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है ए लेटर, ही राइट सॉरी आई राइट ए लेटर। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट यही है। बाकी अगर आपको कोई और डाउट है कमेंट बॉक्स में जरूर प्रश्न कीजिएगा, पूरी कोशिश रहेगी। अगर कोई भी डाउट, क्योंकि डाउट एग्जामनाथ कभी नहीं देता है और ये दावा है, कभी भी अगर आप एग्जामनाथ यूट्यूब चैनल के माध्यम से डाउट लेके गए तो मुझे बहुत ही खेद होता, बड़ा दुख होगा। कभी डाउट मत लेके जाइएगा। जीवन में कुछ करना है ना, फिर से कह रहा हूं, जिंदगी मौके बहुत कम देती है, धोखे आप ज्यादा खाते हैं जीवन में। इसलिए सही समय पे सही प्रहार करिए। बेहतर आप वीडियो लिंक पे पहुंचे हैं, आपने बिल्कुल सही वीडियो आज जो है खोली है। ट्रांसलेशन का आर पार करने वाला हूं, बिल्कुल बेड़ा पार होने वाला है अंग्रेजी में। यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट जो हवा बना के लोग बैठे हैं ना, कैसे करेंगे, क्या होगा, कुछ नहीं होगा, बेहतर मार्क्स गेन करेंगे और सबसे ज्यादा नंबर आप अंग्रेजी में पाएंगे, ये भी मैं कह रहा हूं। वीडियो को देखते रहिए, मजे लेते रहिए। अब यहां पे हम दूसरे टेंस पर बढ़ते हैं और आज हमारा दूसरा टेंस क्या है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। क्या है हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट हमारा खत्म हो गया। अब यहां पे हम बढ़ते हैं किसकी ओर, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की ओर। सॉरी, साफ साफ लिख देते हैं हम, ठीक है। जो हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है इसको हम और किस नाम से जानते हैं, इसको हम जानते हैं इम्परफेक्ट के नाम से भी, और इसको हम प्रोग्रेसिव के नाम से भी जानते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, जो हमारा प्रेजेंट इम्परफेक्ट या प्रोग्रेसिव या प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, इसकी पहचान क्या होती है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। तो इसकी पहचान होती है वाक्य के अंत में क्या आता है, रहा है, रही है, रहे हैं। रहा है, रही है या रहे हैं शब्द आता है। जैसे वह खाना खा रहा है, वह खाना खा रहा है। अब ध्यान दीजिएगा, देखिए रहा है आ गया, किस टेंस का वाक्य है, तो ये हमारा हो गया किसका, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का। यहां पे हमने पहचान बता दी कि रहा है पहचान आ जाए, रही है, रहे हैं, कुछ भी आ जाए, रहा हूं तो हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस होगा। स्ट्रक्चर इसका भी जानना आवश्यक है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आप लिखेंगे, उसके बाद आप लिखेंगे इज या आर या एम में से कोई एक चीज, और उसके बाद आप लिखेंगे वर्ब का कौन सा फॉर्म, तो वर्ब का यहां पे आप लगाने वाले हैं आईएनजी फॉर्म, और फिर होगा आपका ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट यहां पे है वह की अंग्रेजी होती है ही। अब इज की, आर की, एम, एक वचन होगा तो इज, बहुवचन होगा तो आर, और अगर आपका आई आता है, आई प्रोनाउन यूज हुआ है तो आपको एम लगाना होगा। तो ही के साथ क्या लगाया जाए, ही इज। फिर वर्ब है, वर्ब क्या है, खा रहा, खाने की अंग्रेजी क्या होती है, ईट होती है दोस्तों, और इसी में आपको क्या ऐड करना है, आईएनजी जोड़ना है। तो ही इज ईटिंग, अब क्या खा रहा है, तो खाना खा रहा है, और खाने को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं फूड बोलते हैं। समझ गए, बहुत आसान है, कुछ नहीं है भाई। पहचान क्या होती है, रहा है, रही है, रहे हैं। हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज होती है, तो इज, आर, एम यूज होती है। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट तो रही भाई करेगा, आपको हमने पहले ही बता दिया है। देखो और भी बताऊं, और आसान करूं, और आसान करूं, चलिए और आसान करता हूं। हमने बताया इसमें पहचान, सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है। क्या है ये, हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब के तौर पे हम क्या यूज करते हैं, इज, आर या एम यूज करते हैं। फिर वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं, और फिर ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। देखो सब्जेक्ट को मानो क्या, पापा, भाई आपके घर पे किसकी चलती है, पापा की चलती होगी ना, बिल्कुल पापा जी की चलती होगी, तो सबसे पहले तो वही बैठेंगे, सबसे पहले तो उनकी बात मानी जाएगी, तो सबसे पहले पापा। और मम्मी यहां पे कौन है, भाई जो किया वही क्रिया है, ठीक है, वही वर्ब है,
तो काम को कौन किया, कौन करता है घर पे? अरे घर पे सबसे ज्यादा मम्मी ही करती है, पापा तो किसी किसी के घर पे करते होंगे, हो सकता है आपके घर के जो पिताजी हो वो अपवाद स्वरूप हो, ठीक है। बट यहाँ पे सबसे ज्यादा कौन करता है? मम्मियां करती हैं, बिल्कुल मम्मी जी ही घर पे सारे काम निपटाती हैं। तो यहाँ पे वर्ब क्या है? वर्ब है मम्मी। अब देखिए, और ऑब्जेक्ट को हमने बोल दिया बेटा। तो देखिए सबसे पहले पापा है, फिर मम्मी। आप कहोगे कि हेल्पिंग वर्ब कहां से? अरे तो बेटा आया कहां से है भाई? उन्हीं के तो दोनों के जो है बेटा कहां से पैदा हुआ है? तो मम्मी पापा के हेल्प से ही क्या पैदा हुआ है? बेटा पैदा हुआ है। यहां पे आप फिर से ध्यान दीजिए कि पापा सबसे पहले रहेंगे, फिर उसके बाद हेल्प हुई है किसके साथ? मम्मी के साथ। तो हेल्प हुई है मम्मी के साथ, इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब, और लास्ट में बेटा आ गया। चिंटू पिंटू, बिल्कुल। चलिए फिर आते हैं अपने प्रीवियस उस पे, और कुछ और सेंटेंस लेके देख लेते हैं। जैसे हम कह दें मोहन हंस रहा है। देखिए मोहन हंस रहा है। अब देखिए मोहन आ गया, मोहन एक वचन है, तो इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब के तौर पे इज की आर क्या है? तो इज लगेगा। और हंसने की अंग्रेजी क्या होती है? लाफ होती है। क्या होती है? लाफ। और उसमें क्या जोड़ना रहेगा? आईएनजी, क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है तो आप नहीं लिखते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। चलिए बढ़ते हैं तीसरे टेंस की ओर। तीसरा हमारा कौन सा है? तो हमारा तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम देख लेते हैं। तो जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ना, इसकी पहचान होती है, ध्यान दीजिएगा, इसकी पहचान होती है चुका है, चुकी है या चुके हैं। एक चीज और ध्यान रखिएगा, कभी कभी ऐसा भी आपको सेंटेंस में मिलेगा कि क्रिया के अंत में या है, आ है, ई है, ए है, ये सब जरूर मिलेगा। ध्यान रखिएगा, है शब्द जरूर आएगा, इसका भी विशेष ध्यान रखिएगा। यहां पे जब मैंने लिखा या है, आ है, ई है, ए है शब्द जरूर आएगा। और ये आपको मैंने पहचान बता दिया। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कह दिया जाए उसने खाना खा लिया है। उसने खाना खा लिया है। या ऐसा भी कहा जा सकता था कि वह खाना खा चुका है। वह खाना खा चुका है। अब देखिए यहां पे या है आ गया और यहां पे चुका है आ गया, तो इसका मतलब दोनों सेंटेंस हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के ही हैं। बस स्ट्रक्चर जान लेते हैं। तो स्ट्रक्चर क्या है? सबसे पहले यहां पे ध्यान देते हैं। सबसे पहले हमारा होगा सब्जेक्ट। क्या होगा? सब्जेक्ट। और फिर हेल्पिंग वर्ब के तौर पे क्या यूज करेंगे? यहां पे हैज या है। एक वचन होगा तो हैज, बहुवचन होगा तो हैव। और फिर वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज होगा? तो वर्ब का यहां पे थर्ड फॉर्म यूज होगा, और फिर क्या होगा? हमारा हो जाएगा ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है? ही। फिर क्या लिखा जाएगा? हैज की हैव। तो बिल्कुल यहां पे हमारा क्या होने वाला है? ये हो जाएगा हमारा हैज, ही हैज। और फिर वर्ब का कौन सा फॉर्म? थर्ड फॉर्म। अब खाने की अंग्रेजी होते हैं ईट, लेकिन इसका थर्ड फॉर्म की अगर हम बात करें तो ईट, एट, ईटन। तो ही हैज ईटन, क्या खाया है उसने? खाना खाया है, इसका मतलब फूड हो गया। देखिए कितना आसान है, कितना आसान है। अभी आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन इस बात की हो रही होगी कि हम वर्ब को कैसे जाने, कि किसी में फर्स्ट फॉर्म लग रहा है सर, किसी में एनजी फॉर्म लगा रहे हैं, किसी में थर्ड फॉर्म लगा रहे हैं। तो वीडियो के लास्ट में मैं इसको भी कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा और याद नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इस चैनल पे अगर आप आए हैं तो आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। हम एनईपी 2020 की बात करते हैं, एनसीआर 2005 की बात करते हैं। हम रटंत्र प्रणाली को खत्म करना चाहते हैं। आप उसको समझिए, अगर आपके भेजे में एक बात बैठ गई ना तो आप चाह करके भी उसको भूल नहीं पाएंगे। और रटंतु जो चीजें होती है वो एग्जाम पेपर में एक वायरस आता है, जो जितनी चीजें रटी होती है ना वो चीजें 50% तो कम से कम वो वायरस लेके चला ही जाता है। तो आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, समझने की आवश्यकता है। समझिए। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स को रखिए, पूरी कोशिश होगी कि आपके डाउट्स को मैं सॉल्व करूंगा। तो चलिए ये समझ में आ गया, प्रेजेंट परफेक्ट क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट हमारा कौन सा है भाई? तो नेक्स्ट हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट। क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब इसकी पहचान क्या होती है भाई? तो इसकी पहचान होती है
ध्यान दीजिएगा, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा है, रही है, रहे हैं। बिल्कुल, बहुत सारे लड़के इसमें कंफ्यूज हो गए होंगे। अरे सर, अभी जानते हैं सबसे पहला प्रश्न क्या आने वाला है? अरे सर, आपने तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस में यही पहचान बताई थी। अरे तो फिर से कह रहा हूं, रुको जरा, काहे परेशान हो रहे हैं? बता रहा हूं आपको, रहा है, रही है, रहे हैं, यहां पर भी आएगा। प्रेजेंट कंटीन्यूअस में आपको बता चुका हूं, लेकिन जब प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस आएगा तो साथ साथ आपको समय भी दिया होगा। क्या दिया होगा? समय दिया होगा कि वो काम कब से किया जा रहा है। एग्जाम्पल, बिल्कुल एग्जाम्पल आप पूछेंगे, मुझे पता है। चलिए तो एग्जाम्पल की ओर आ जाते हैं। यहां पे हमारा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, कह दिया जाए सीता सुबह से क्रिकेट खेल रही है। सीता सुबह से क्रिकेट खेल रही है। क्या आया यहां पे? रही है। और समय भी आपको दे दिया गया, क्या? सुबह से। तो क्या हो गया? ये हो गया ना प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। रहा है आया, समय भी दिया गया है। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? तो दोस्तों, इसका जो स्ट्रक्चर होता है, यहां पे मैं लिख देता हूं। इसका जो स्ट्रक्चर होगा वह होता है सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर होता है यहां पे हैज बीन या हैव बीन। क्या होगा? हैज बीन या हैव बीन में से किसी एक चीज का प्रयोग आपको करना होगा। फिर वर्ब का कौन सा फॉर्म लिखेंगे? तो वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज होगा, और फिर ऑब्जेक्ट होगा, और समय के लिए आप सिंस या फार प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे, और फिर जो भी टाइम लिखा होगा उसका प्रयोग कर देंगे। अभी दो चीजें यहां पे मैं कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करने वाला हूं। सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? सीता। सीता की अंग्रेजी कुछ नहीं, सीता को सीता ही बोलेंगे यहां पे। हैज बीन की हैव बीन, एक वचन होगा तो हैज बीन, बहुवचन होगा तो हैव बीन। सीता एक नाम है इसलिए हैज बीन लगेगा। क्या लगेगा? हैज बीन। तो सीता हैज बीन। फिर वर्ब का कौन सा फॉर्म? तो वर्ब का रहेगा हमारा आईएनजी फॉर्म। वर्ब क्या है? खेलना। खेलने की अंग्रेजी प्ले, और प्ले में क्या जोड़ा जाए? आईएनजी। तो सीता हैज बीन प्लेइंग। अब क्या खेल रही है वो? तो वो क्रिकेट खेल रही है। तो दी क्रिकेट की केवल क्रिकेट? बताइए आप सभी, द क्रिकेट या सिर्फ क्रिकेट लिखा जाए? बताइए क्या होगा? ध्यान रखिएगा, कभी भी किसी भी खेल के नाम से पहले दी या दा का प्रयोग नहीं करते हैं। कोई भी खेल का नाम हो, किसी भी दिन का नाम हो, किसी भी महीने का नाम हो, किसी भी त्योहार का नाम हो, किसी भी रंग का नाम हो, किसी भी भाषा का नाम हो, किसी भी विषय का नाम हो, कभी आप दी या दा का प्रयोग वहां पे नहीं कर पाएंगे। ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स में ये चीजें आपको मैं पढ़ाने वाला हूं। ध्यान रखिएगा, किसी भी खेल के नाम से, ऐसा नहीं क्रिकेट ही, क्रिकेट हो गया, हॉकी हो गया, फुटबॉल हो गया, चेस हो गया, रग्बी हो गया, कुछ भी, XYZ कुछ भी, किसी भी खेल के नाम से पहले आप दी या दा का प्रयोग नहीं करते हैं। तो ही हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट। अब फंस गया मामला कि सिंस मॉर्निंग और फॉर मॉर्निंग। चलिए इसको भी कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूं। अब यहां पे एक सबसे बड़ी समस्या है कि सिंस और फार में क्या अंतर है, या कहां सिंस का यूज करें और कहां पे हम यूज करते हैं फार का। तो ध्यान रखिएगा, जब हमें समय यह पता हो कि कब से मतलब स्टार्टिंग टाइम पता हो। क्या पता हो? स्टार्टिंग टाइम। तो आप किसका प्रयोग करते हैं? सिंस का यूज होता है। किसका? सिंस का। कब? जब आपको स्टार्टिंग टाइम पता हो। और फार का प्रयोग करते हैं कब? कितनी देर से, कितनी देर से मतलब पीरियड ऑफ टाइम आपको जब पता चलता है, तब आप क्या करते हैं? तब आप फार का प्रयोग करते हैं। जैसे यहां पे लिखा हुआ था सुबह से, तो भाई पता चल रहा है कि स्टार्टिंग टाइम क्या है? सुबह से। बट मैं अगर ऐसे बोल दूंगा आपसे कि मैं 2 घंटे से आपको पढ़ा रहा हूं, तो 2 घंटे से जो है वो कौन से 2 घंटे से? हो सकता है 7 से 9, हो सकता है 9 से 11, कि 11 से 1, कि 1 से 3, कौन से 2 घंटे से? हाँ, ये जरूर पता चला कि पीरियड ऑफ टाइम, अवधि पता चली है। क्या पता चला है वहां पे? अवधि पता चली है। तो जब अवधि पता चले तो फार, और जब स्टार्टिंग टाइम पता चले, अवधि को हम अंग्रेजी क्या बोलते हैं? ड्यूरेशन। क्या बोलते हैं? ड्यूरेशन। तो जब ड्यूरेशन का बोध हो तो फार, और जब स्टार्टिंग टाइम हो तो क्या लगेगा? बिल्कुल आपको वो लगने वाला है, फिर वहां पे सिंस लगने वाला है। तो यहां पे हमारा सुबह से स्टार्टिंग टाइम पता है,
तो हम क्या लिखेंगे, हम बिल्कुल लिखने वाले हैं सिंस मॉर्निंग। क्या लिखेंगे, सिंस मॉर्निंग। तो ये हमारे देख रहे हैं कि हमारे जो पहला टेंस है प्रेजेंट टेंस, उस प्रेजेंट टेंस के जो चारों भाग है वो कंप्लीट हो गए हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा बहुत गति के साथ ले चलने वाला हूं, और गति इसलिए पकड़ूंगा क्योंकि बहुत तेजी के साथ मैं अब आपको बताने वाला हूं। देखिए, जो हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, जो हमारा नेक्स्ट टेंस है, वो पास्ट टेंस में कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। वेरी इजी है ये। इसकी पहचान क्या होती है, इसमें होता है ता था, लेकिन क्रिया में इसकी पहचान क्या होती है, क्रिया में ता था, ती थी या ते थे। और ऐसा भी हो सकता है आ जाए क्रिया में, क्रिया में ही क्या आ जाए, आ, ई, ए, ओ, या ऐसे भी शब्द आपको मिलेंगे, लेकिन इसमें यहां पे हाँ ऐसा भी हो सकता है आ था आ जाए या था आ जाए, ऐसा भी आपको पहचान के रूप में मिलने वाला है। जैसे उसने खाना खा लिया, उसने खाना खा लिया। अब ध्यान दीजिएगा यहां पे या आया, तो चाहे उसने खाना खा लिया चाहे उसने खाना खा लिया था, दोनों पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ही वाक्य होगा। और इसकी जो सबसे स्ट्रक्चर जो होता है बहुत इजी होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब का सेकंड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, उसने, उसने की अंग्रेजी ही, खाना खा लिया, खा लिया की अंग्रेजी क्या होती है, ईट, एट, ईटन, तो एट सेकंड फॉर्म लगने वाला है। ही एट, क्या खाया है उसने, तो उसने खाया है फूड, तो ही एट फूड। बहुत आसान है भाई, सब्जेक्ट वर्ब का सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, यही है पास्ट इंडेफिनिट का सूत्र। बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। नेक्स्ट हमारा क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस, जिसको हम पास्ट इम्परफेक्ट भी बोल, कंटिन्यूअस। इसकी पहचान रहा था, रही थी। देखिए इसको पूरा नहीं बताऊंगा मैं, रहा था, रही थी। अब देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस आपने पढ़ा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब क्या लगता था, इज, आर, एम लगता था, इज लगता था, आर लगता था, एम लगता था। अभी मैंने इसी वीडियो में भी जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है उसमें बताया है आपको। अब यहाँ पे इज जो होगा उसकी जगह पे वाज लग जाया करेगा, जहां पे आर लगता है वहां पे वर लग जाया करेगा, और जहां एम लगता है वहां पे वाज लग जाया करेगा। इतना आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, रहा था, रही थी, रहे थे, वहां पे रहा है, रही है, रहे आता था। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कह दिया जाए कि अध्यापक अंग्रेजी पढ़ा रहे थे, अध्यापक अंग्रेजी पढ़ा रहे थे। अब ध्यान दीजिएगा, अध्यापक की अंग्रेजी क्या होती है, तो टीचर होती है। अब इज की बात, सॉरी इज तो नहीं लगेगा, था थी थे आया है तो वाज लगेगा, क्या हो जाएगा, टीचर वाज। पढ़ाने की अंग्रेजी वही वर्ब का आईएनजी फॉर्म, जैसे कंटिन्यूअस में आप करते थे टीचिंग, और क्या कर रहे हैं वो, इंग्लिश। द इंग्लिश मत लिखिएगा, क्योंकि इंग्लिश का मतलब होता है, केवल इंग्लिश का मतलब होता है अंग्रेजी भाषा, लेकिन अगर आपने लिख दिया दी इंग्लिश, इसका मतलब अंग्रेज लोग। हमने अभी बताया आपको, कभी भी किसी भी खेल, महीना, दिन, त्योहार, रंग, भाषा, विषय से पहले कभी भी दी अदा का प्रयोग नहीं करते। और इंग्लिश भी हमारी एक लैंग्वेज है, एक भाषा है, और भाषा से पहले कभी भी दी अदा का प्रयोग नहीं होता है। तो टीचर वॉज टीचिंग इंग्लिश बन गया हमारा। बढ़ते हैं अगले टेंस की ओर। अगला हमारा क्या है, अगला हमारा है पास्ट परफेक्ट। अब पास्ट परफेक्ट की पहचान क्या होती है, सभी जानते हैं, क्या, चुका था, चुकी थी, चुके थे। अब देखिए प्रेजेंट परफेक्ट आप पढ़ चुके हैं। प्रेजेंट परफेक्ट में आपको क्या बताया गया था, ये तो बिल्कुल ओरल में मैं आपको बताने वाला हूं। प्रेजेंट परफेक्ट में आपको बताया गया था कि चुका है, चुकी है, चुके हैं आता है। यहां पे मैं बता रहा हूं चुका था, चुकी थी, चुके थे, बस केवल है का था थी थे कर दिए हैं। वहां पे हैज और हैव हेल्पिंग वर्ब के यूज के तौर पे यूज होता था, यहां पे हैड होगा, बस इतना सा अंतर है। यहां पे हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, है। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या यूज होता था, हैज या हैव होता था, यहां पे सिर्फ हैड होगा। एक वचन होगा तब भी हैड, बहुवचन होगा तब भी हैड। वहां पे भी थर्ड फॉर्म, यहां पर भी थर्ड फॉर्म। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, कह दिया जाए कि सचिन क्रिकेट खेल चुका था, सचिन क्रिकेट खेल चुका था। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, सचिन। हेल्पिंग वर्ब के तौर पे हैड ही लगेगा, चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो। और फिर खेलने की अंग्रेजी प्ले, लेकिन थर्ड फॉर्म लगेगा तो प्लेड हो जाएगा। और क्या खेला है, तो क्रिकेट खेला है, तो सचिन हैड प्लेड क्रिकेट। क्लियर है कॉन्सेप्ट, बिल्कुल क्लियर होगा, बहुत आसान है। आगे बढ़ते हैं, हम बढ़ते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की ओर। ये भी बहुत आसान है, ये भी बहुत आसान आपका होने वाला है।
पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, तो इसकी पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, इसकी पहचान क्या होती है? इसकी पहचान भी बिल्कुल प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की होती है। जैसे वहां पे भी रहा है, रही है, रहे हैं आता था, यहाँ पे रहा था, रही थी, रहे थे आएगा। वहां पर भी समय आता था, यहां पर भी समय आएगा। वहां हैज है बीन है, वहां हैज बीन है बीन होता था, यहाँ पे सिर्फ हैड बीन होगा। वहां पर भी आईएनजी फॉर्म, यहां पर भी आईएनजी फॉर्म। एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे सोहन 2 बजे से शोर कर रहा था। अब देखिए सोहन 2 बजे से शोर कर रहा था, एक तो रहा आया लेकिन था के साथ आया, तो इसका मतलब पास्ट हो गया। समय भी दिया गया है तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस हो गया। हेल्प, सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? सोहन। हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यहाँ पे सिर्फ हैड बीन ही यूज होगा, चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, तो सोहन हैड बीन। अब सोहन क्या कर रहा है? शोर कर रहा है। शोर करने की अंग्रेजी होती है मेक ए नॉइज, तो मेकिंग ए नॉइज हो जाएगा, क्योंकि आईएनजी फॉर्म भी हमको ऐड करना है। और फिर 2 बजे से, तो 2 बजे से मतलब हमको स्टार्टिंग टाइम पता चल गया है, और जब स्टार्टिंग टाइम पता है तो क्या लगाएंगे? प्रीपोजिशन के तौर पे वहां पे हम लगाते हैं सिंस। वेरी इजी, बिल्कुल बहुत आसान है। बढ़ते हैं अगले टेंस की ओर। अगला टेंस हमारा क्या है? अगला टेंस हमारा है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। क्या है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है? तो ध्यान रखिएगा, इसकी पहचान होती है क्रिया के अंत में गा गी गे। क्या होता है? क्रिया के अंत में गा गी या गे आता है। जैसे वह पत्र लिखेगा, जैसे वह पत्र लिखेगा। अब देखिए गा आया, वर्ब है, और वर्ब के लास्ट में क्या आया? गा आया है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे ये जान लेते हैं। तो स्ट्रक्चर हमारा सबसे पहले हो जाएगा सब्जेक्ट। क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाता है। अब सब्जेक्ट के बाद क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट के बाद लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब के तौर पे विल या शैल। क्या लिखेंगे? विल या शैल। और वर्ब का यहाँ पे कौन सा फॉर्म लगाएंगे? तो फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिख देंगे। अब सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है वाह की अंग्रेजी सब्जेक्ट हो गया ही। विल की शैल, तो ध्यान रखिएगा सब के साथ विल लगता है, बस केवल आई और वी के साथ शैल लगाएंगे। क्या लगाएंगे? आई और वी के साथ शैल लगेगा, बाकी सभी प्रोनाउंस के साथ या किसी भी नाउन के साथ विल ही का प्रयोग करते हैं, बस आई और वी के साथ शैल लगता है। इस बात को नोट कर लीजिएगा। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है? ही। अब विल लगाए कि शैल लगाए? तो भाई विल ही लगेगा, क्योंकि यहाँ पे आई और वी नहीं आया है, तो ही विल। और फिर क्या है? लिखना, लिखने की अंग्रेजी राइट, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म ही लिखना है। और लिखेगा क्या? वो लिखेगा पत्र, तो पत्र की अंग्रेजी लेटर। ही विल राइट अ लेटर। देखिए बहुत आसान है, बहुत आसान है बिल्कुल। कोई भी डाउट अगर रह भी जाएगा तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आकर के पूछिए, पूरा सोल्यूशन में देने का प्रयास करूंगा। नेक्स्ट हमारा है फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। अब फ्यूचर कंटीन्यूअस की पहचान क्या होती है? तो इसकी पहचान होती है हमारी रहा होगा। कुछ नहीं है, देखिए सेम सब में देखिए रहा आया है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस में रहा है आया, पास्ट कंटीन्यूअस में रहा था आया, फ्यूचर कंटीन्यूअस में रहा होगा आया। तो आया तो सब में रहा। और एक और आपको पहचान बता दूं, जैसे मैंने बताया था कि आपको आईएनजी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म करने में दिक्कत हो रही हो, तो ध्यान रखिए जब भी रहा शब्द आ जाएगा तो कौन सा फॉर्म यूज कर दिया करेंगे? वहां पे आईएनजी फॉर्म। मतलब कितने ऐसे आपको टेंस मिलने वाले हैं जिसमें रहा शब्द आएगा? देखिए प्रेजेंट कंटीन्यूअस में वह खाना खा रहा है, रहा है आया, आईएनजी फॉर्म लगेगा। वह सुबह से खाना खा रहा है, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, वहां पर भी आईएनजी फॉर्म का यूज होगा, क्योंकि वहां पे भी रहा आया है। अगर हम बात करते हैं पास्ट कंटीन्यूअस की, जैसे वह खाना खा रहा था, तब भी आपका क्या होगा? आईएनजी फॉर्म होगा। वह सुबह से खाना खा रहा था, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, वहां पर भी आईएनजी फॉर्म यूज होगी। जैसे वह खाना खा रहा होगा, फ्यूचर कंटीन्यूअस, यहां पर भी आईएनजी फॉर्म यूज होगा। वह सुबह से खाना खा रहा होगा, वहां पर भी फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस, वहां पर भी आईएनजी फॉर्म यूज होगी। तो 12 टोटल है, जिसमें से 6 में तो आपको आईएनजी फॉर्म यूज करना है। क्लियर हो गया होगा। तो रहा होगा जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल के तौर पे हमने ले लिया कि नैन्सी गीत गा रही होगी, नैन्सी गीत गा रही होगी। अब देखिए नैन्सी गीत गा रही होगी, तो रही होगी आया, फ्यूचर कंटीन्यूअस हो गया। हेल्पिंग वर्ब यहां पे क्या होता है? तो यहां पे होता है हेल्पिंग वर्ब के तौर पे, यहां पे आपका हेल्पिंग वर्ब के तौर पे क्या होता है? तो यहां पे हेल्पिंग वर्ब के तौर पे होता है विल बी या शैल बी। अब फिर से एक बात आ गई कि कहां पे शैल बी और कहां पे विल बी। तो आई और वी के साथ केवल शैल बी, बाकी सबके साथ विल बी। बिल्कुल क्लियर है। तो नैन्सी सब्जेक्ट हो गया, तो नैन्सी लिख देते हैं यहां पे।
और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के तौर पे विल बी की शैल बी, तो विल बी लगेगा, नैन्सी विल बी। अब गाने की अंग्रेजी सिंग, इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा, आईएनजी जोड़ना पड़ेगा। क्या करती है वो, एक गीत गाती है, तो नैन्सी विल बी सिंगिंग ए सॉन्ग, मतलब नैन्सी एक गीत गा रही होगी। ये हमारा हो गया फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। अब बढ़ते हैं अगले टेंस की ओर। अगला हमारा क्या है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। कौन सा है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब फ्यूचर परफेक्ट क्या होता है भाई, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान होती है चुका होगा। अब देखिए इसको भी रटा देते हैं आपको। चुका होगा कैसे रटेंगे, ध्यान दीजिएगा। जब हमने प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ाया तो उसमें कहा चुका है आएगा, थर्ड फॉर्म यूज होगा। पास्ट परफेक्ट पढ़ाया तो कहा चुका था आएगा, वहां पर भी थर्ड फॉर्म यूज होगा। फ्यूचर परफेक्ट की बात करते हैं, यहां पर भी चुका होगा आएगा, यहां पर भी थर्ड फॉर्म यूज होगा। देखिए रहा शब्द आए तो कौन सा यूज होगा, तो आईएनजी फॉर्म यूज होगा। चुका शब्द आ जाएगा, चाहे प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो, सब में थर्ड फॉर्म होगा। ठीक है, बिल्कुल 9 हमारे क्लियर हो गए। रहा 6 आएंगे, आईएनजी फॉर्म ठोक देना वहां पे। चुका शब्द में 3 आएगा, वहां पे क्या यूज करेंगे, थर्ड फॉर्म यूज होगा। अभी हमारे 3 बचे हुए हैं, उसको भी बताऊंगा। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, कह दिया जाए करिश्मा, करिश्मा खाना खा चुकी होगी। करिश्मा खाना खा चुकी होगी। अब देखिए खाना खा चुकी होगी, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट हो गया। अब फिर हमको हेल्पिंग वर्ब लिखना है। यहां पे हेल्पिंग वर्ब के तौर पे क्या यूज होगा, तो ध्यान रखिएगा क्या यूज होगा, सॉरी यहां पे क्या यूज होने वाला है, यहां पे यूज होने वाला है हमारा विल हैव या शैल हैव। विल हैव या शैल हैव। विल हैव कब होगा और शैल हैव कब होगा, तो आई या वी जब आएगा तब शैल हैव होगा, बाकी सबके साथ विल हैव होगा। तो करिश्मा के साथ विल हैव लिख देते हैं, तो करिश्मा विल हैव। अब फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है यहाँ पे, खाना खाने की अंग्रेजी ईट, ईट का थर्ड फॉर्म ईटन, का खाया है, फूड खाया है, मतलब करिश्मा विल हैव ईटन फूड। लास्ट हमारा अब है कौन सा, लास्ट हमारा है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। क्या है, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसकी पहचान भी बिल्कुल सेम प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में भी बताया, प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस बताया, सिर्फ फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में भी आईएनजी यूज होगा। और यहां पर क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में रहा है आया, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में रहा था आया, और ऐसे फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में रहा होगा आएगा। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं और आज का यहाँ पे क्लास ये रहा रही होगी, यहाँ पे एक और ले लेते हैं रहा होगा, ये सब जैसे जैसे एग्जांपल के लिए हम ले लेते हैं शिवम, शिवम 8 बजे से पत्र लिख रहा होगा, लिख रहा होगा। अब देखिए यहां पे जो एग्जाम वो हेल्पिंग वर्ब होता है वो होता है हमारा विल हैव बीन या शैल हैव बीन। सेम फिर से आप ध्यान रखिएगा कि विल हैव बीन शैल हैव बीन का यूज होगा, तो आई वी के साथ शैल हैव बीन, बाकी सबके साथ विल हैव बीन। अब शिवम, तो शिवम का क्या हो जाएगा, शिवम का हो जाएगा शिवम सब्जेक्ट है, और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के तौर पे क्या लिखना होगा, विल हैव बीन, विल हैव बीन हो गया। फिर क्या लिखते हैं इसके आगे, इसके आगे लिखते हैं हम लोग वर्ब। वर्ब क्या है, आईएनजी फॉर्म लिखना होगा, लिखने की अंग्रेजी राइट, लेकिन आईएनजी जोड़ना पड़ेगा, तो हो गया राइटिंग। शिवम विल हैव बीन राइटिंग। राइटिंग में क्या कर रहा है, वो पत्र लिख रहा है। कब से लिख रहा है, 8 बजे से। 8 बजे का क्या हो जाएगा, सिंस 8 o'clock। क्या हो जाएगा, सिंस 8 o'clock। इस तरीके से यह आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। कोई भी डाउट है जरूर कमेंट बॉक्स में उत्तर पूछिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी है लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करिएगा। और फिर से एक बार कह रहा हूं, दक्षिणा में कुछ नहीं चाहिए, आपका एक लाइक बहुत ज्यादा मनोबल को बढ़ाता है। आपके लिए इतनी मेहनत मैं कर रहा हूं तो एक लाइक तो मेरे लिए बनता है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।